Hello, friends. Welcome to Nimble Bang. I am Piyush Jain, and today we are going to be talking about a new company. This new company is now bringing out its IPO, very soon going to be listed on the bourses. Another company as a part of a sector which has really done well. We're talking about consumer discretionary space. We're talking about electric cable space. ये जो कंपनी है इसने काफी कम समय में काफी अपना अच्छा एक्सपोर्ट्स में और डोमेस्टिक में दोनों जगह अपना मार्क एस्टैब्लिश किया है, अपनी जगह एस्टैब्लिश किए. एंड नाउ लेट मी वेलकम टू द मैनेजमेंट. आर काबिल लिमिटेड इज द नेम ऑफ द कंपनी. एंड हमें हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं वो हैं श्री श्री गोपाल रामेश्वर लाल काबरा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एंड राजेश जैन जी, द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी. आप दोनों को का पूरा स्वागत है शो में. थैंक यू. श्री गोपाल जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं. हम सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कंपनी के बारे में और जानने की, तो अपनी जर्नी के बारे में, कंपनी की जर्नी के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए. देखिए, हमने 99 में कंपनी चालू की और जब कंपनी चालू की तभी एक दिमाग में था कि विद विजन एंड पर्पस के साथ ये किया कि हम आर काबिल जो है इसका ब्रांड न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में करेंगे. तो आप देखेंगे कि आज हमारी प्रेजेंस जो है डायरेक्टली 65 कंट्री में और इनडायरेक्टली उससे ज़्यादा भी काफ़ी जगह में. तो वी बिकेम हम लोग एक खाली नॉट वायर एंड केबल कैटेगरी में, अगर हिंदुस्तान से देखा जाए तो बहुत कम कंपनियां हैं जिसकी खुद की प्रेजेंस खुद के नाम से 65 कंट्री से अधिक में उसकी प्रेजेंस है. तो हमने एक ब्रांड क्रिएट किया और नाम भी अगर देखेंगे तो नाम भी हमने जो रखा आर काबिल, केबल नहीं. बहुत लोग को लगता है कि शायद हमारे सरनेम काबरा है और इलेक्ट्रिकल का ईएल है तो उसका काबिल क्या होगा, तो वो भी हो सकता है, एक संयोग बन गया. लेकिन मेन चीज़ है कि हमने वी आर क्वाइट फॉर्चुनेट कि 97 में विश्व में 35-40 साल के बाद एक टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन आया जो वायर कैटेगरी में, और वी बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन एशिया टू गॉट दिस टेक्नोलॉजी. सो लो स्मोक जीरो वायर हमने बनाया. तो हमने वीडी, जर्मन, एप्रो हमारा सबसे पहले. सो वी बिकेम फर्स्ट. हमारा बहुत सारे फर्स्ट है. हम इंडिया की सबसे पहले कंपनी बने जिसके पास कोई एक इंटरनेशनल अप्रूवल हुआ. 99 की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जब भारत विकसित देशों में नाम भी नहीं आता था या ग्लोबल मैप पे बहुत पीछे था, तब क्या होता. तो 2001 में हमने सबसे पहले इसका एक्सपोर्ट चालू किया. तो हम सबसे पहली कंपनी बने कि हम लोग ये वायर का एक्सपोर्ट करें. साथ ही हमारे आज देखेंगे तो 35 इंटरनेशनल अप्रूवल. सो हम एकमात्र कंपनी जिसके पास 35 इंटरनेशनल अप्रूवल है. तो जर्नी हमने जो शुरू की, वी बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी. अगर आप देखेंगे तो हमने B2C में विदाउट एनी बैकग्राउंड, तो हमारी फैमिली का इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में कोई बैकग्राउंड भी नहीं, और जो भी हमारा बिजनेस था पूरा इंडस्ट्रियल बिजनेस था, B2B एंड केमिकल या वेंडिंग वायर का. उससे निकल के एक कंपनी को, एक होम ग्रोन इंडियन कंपनी को एक रिस्पेक्टेबल ब्रांड बनाना एक वास्तव में चुनौती भी थी. लेकिन पूरी जर्नी में इतना बोल सकता हूँ कि काफ़ी मज़ा और एक खुशी जो मिली कि ऐसे एक भारतीय कंपनी के नाते कि इसको एक इतने इंटरनेशनल अप्रूवल बनाना, इतनी क्वालिटी करना, इतने अच्छे इनोवेशन लेना जिसमें सेफ्टी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्ट वायर एंड केबल कैटेगरी, इसमें न केवल नाम न क्वालिटी बल्कि चूँकि सेफ्टी से जुड़ा हुआ है तो उसको पूरा चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी एक पहचान बनाई. आज अगर देखेंगे तो हमारा जैसे रिटेल सेल जो है लगभग B2C में उसमें भी हाईएस्ट हमने किया. वायर में एक्सपोर्ट, केबल में एक्सपोर्ट देखेंगे तो हमारा काफ़ी बड़ा एक्सपोर्ट भी है और 75% मार्केट शेयर. एक अलग एक कह रहे जीवन का एक आनंद जिसको बोलते हैं कि कुछ देश के लिए भी किया, कुछ खुद के लिए भी किया. निश्चित तौर पे आपके एक्सपोर्ट जो है वो आपके पेयर से काफी ज्यादा है. ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा. मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा श्री गोपाल जी आपसे कि थोड़ा सा और बताइए कि आर काबिल जो है वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाता है, प्राइमरी उसके टॉप प्रोडक्ट्स क्या हैं सेलिंग प्रोडक्ट्स में, और बेसिकली हम कौन कौन से सेक्टर्स को सर्व कर रहे हैं. बेसिकली क्या हमारी जर्नी जो है ना सबकी वायर टू केबल और केबल टू एफएमईजी है. अब देखिए सर वायर टू केबल एंड उसके बाद सर समझ में नहीं आया था. एफएमईजी इलेक्ट्रिकल बिजनेस, पंखे है, लाइटिंग है, स्विचेस है, उसकी बात करता. तो जर्नी जो है वायर टू केबल, केबल टू एफएमईजी, ये 3 पड़ाव में 3 जर्नी हमने इसको की हमने. तो वायर एंड केबल के कैटेगरी में देखेंगे तो वैसे देखा जाए तो वायर एंड केबल टुगेदर मिला के तो 70% केबल होता है ऐसे इंडस्ट्री रेशियो, और वायर 30% होता है. और हमारा उल्टा है क्योंकि हमने शुरुआत की, हमारा वायर 70% है, केबल 30% है. तो आगे चल के केबल की रेंज भी हमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. केबल में नया प्लेयर है. हमने लो वोल्टेज केबल से शुरू किया, इंडस्ट्रियल केबल से शुरू किया, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल शुरू किया. अभी हम लोग
33 केवी तक का अपना केबल बना रहे हैं, और अगले महीने से हमारा 66 केवी का भी अप्रूव आ जाएगा। तो फिर सोलर केबल में हम लोग हैं, मल्टीकोर केबल में है, विंड के लिए जो केबल, विंड एनर्जी के लिए जो केबल लगता है उसमें है, प्रोजेक्ट्स में बिल्डर को लगता है उसमें है, केबल में है, डाटा सेंटर में केबल में है। तो ये इंडस्ट्री काफ़ी डे बाई डे अगर देखें तो काफ़ी बड़ी होती जा रही है। तो उस हिसाब से हम सारी कैटेगरी वायर एंड केबल में हम लोग, आपको कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 80% या 90% कैटेगरी, जैसे रबर केबल में हम लोग अभी नहीं है, और बहुत सारे केबल भी बाकी है, रेंज बाकी है। और आप अभी कहाँ नहीं है सर? अभी जैसे आप बोल रहे 66 आ जाएगा, तो उसका एप्लीकेशन कहाँ है? अभी कहाँ नहीं है? ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये आगे की और जर्नी की ग्रोथ की और विजिबिलिटी देगा। देखिए ऐसा है कि 66 केवी के बाद आता है 130 केवी तक आएगा, और उसके बाद एक रेंज हो जाती है ईएचवी केबल में। तो ईएचवी केबल में अभी हमारा कोई प्लान नहीं है, नेक्स्ट 5 साल तक हमारा ईएचवी केबल में प्लान नहीं है। आगे तो सब मार्केट ड्रिवन होगा, कैसे देखते हैं, क्योंकि वो लाइन एक अपने आप में अलग है, उसमें उसमें प्लेयर भी कम होते हैं। तो लेकिन हम लोग जो लो वोल्टेज केबल, मीडियम वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज केबल, उस कंप्लीट रेंज में रहेंगे। वैसी कोई रेंज पूरी हम बाकी नहीं रखना चाहते। जो हमारा जो ग्रोथ प्लान भी है, फ्यूचर भी है, वो सब एक्सपांशन कर रहे हैं। तो वी वांट टू बी अ कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर इन वायर एंड केबल इंडस्ट्री ऑल टुगेदर एक्सेप्ट ईएचवी। और उसके ओके, बाद जो अगर देखना कंज्यूमर बिजनेस का देखेंगे, तो उसमें हम लोग आज पंखे में है, लाइटिंग में है, स्विचेस का हमने फैक्ट्री खुद की लगा ली है, स्विच गेट में हम लोग आ रहे हैं, अपना अप्लायंसेज में लो अप्लायंसेज में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वायर एंड केबल एंड इलेक्ट्रिकल ऑल टुगेदर कर रहे हैं। राइट। इसमें मैं वापस आऊंगा। मैं जाऊंगा राजेश जी के पास अब। राजेश जी, एक क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, ब्रांड बनना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ब्रांड बनने के बाद आप देन यू कैन कीप एक्सपैंडिंग, प्रोडक्ट वाइज आप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे कि बता रहे थे सर। एक क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल डेज, कितना मुश्किल है या फिर क्या स्ट्रैटेजी रही है कंपनी की वर्किंग कैपिटल डेज को सॉर्ट ऑफ मेंटेन करने की? बिकॉज मैंने एक बात नोटिस की थी, और ये था कि आपके सप्लायर्स को जो पेबल डेज है वो काफी कम है, अगर मैं इंडस्ट्री का देखूं तो। तो किस तरीके से वर्किंग कैपिटल की स्ट्रैटेजी रही है, और उससे मार्केट पुश का क्या स्ट्रैटेजी रहा है? नहीं, तो अगर आप हमारे वर्किंग कैपिटल डेज देखेंगे तो एफिशिएंसी लेवल काफ़ी अच्छे हैं इंडस्ट्री के मुकाबले। और जब अगर हम 30 जून 23 की बात करते हैं तो हमारे नेट वर्किंग कैपिटल डेज हैं 65 डेज हैं, जिसमें हमारे इन्वेंट्री, रिसीवेबल डेज एंड पेबल डेज आ गए। जब हम पेबल डेज की बात करते हैं तो हमारा मेन रॉ मटेरियल है कॉपर और एल्यूमिनियम, जो कि ज़्यादातर कैश के अगेंस्ट ही मिलता है, मतलब अगेंस्ट पेमेंट मिलते हैं। और वहाँ पे अगर हम एलसी फैसिलिटी लूँगा तो नेचुरल है कि हमें वर्किंग कैपिटल की और रिक्वायरमेंट होगी या वर्किंग कैपिटल लोन की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए हमारे पेबल डेज हैं वो इंडस्ट्री नॉर्म्स के हिसाब से सही हैं। ओके, तो वहाँ वहाँ जनरली बेसिकली आप उनको जल्दी पेमेंट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ एलसी। हाँ जी। So this basically is one of the reasons. Apart from that, sir, थोड़ा सा EBITDA मार्जिन पे भी आइडिया दीजिए राजेश जी। EBITDA मार्जिन का प्रोग्रेशन कैसा है? अभी हमारे कोई ऐसे प्लांट्स हैं जो हमने रिसेंटली कमीशन किए हैं, उनका यूटिलाइजेशन, मतलब एक थोड़ा सा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आइडिया देना है, और एक EBITDA मार्जिन पे आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि मार्जिन का भी एक ऐसा होता है कि अगर नए नए प्लांट्स आए हैं तो मार्जिन पिकअप करने में 3-4 क्वार्टर में वापस सेम मार्जिन पे आ जाते हैं। तो अभी मार्जिन में हल्का सा डिफरेंस है इंडस्ट्री और आपके इसमें। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी एकदम पार है, रिटर्न इक्विटी बहुत ही अच्छा है आपका, जो आई थिंक व्यूअर्स को भी नोटिस करना चाहिए। लेकिन EBITDA मार्जिन में समझना चाह रहा था, क्या ये कैपेसिटी की वजह से है या किस वजह से? नहीं, इसमें पूरा अगर आप हमारा बिजनेस स्ट्रक्चर देखेंगे, एक तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनी है, और मैं खाली पिछले 2 साल की बात करूं तो हमारी CAGR ग्रोथ 45% है, मतलब फ्रॉम FY 2021 टू 23। तो जब इस तरह की ग्रोथ है, प्लस साथ में हम जिस तरह से FMEG बिजनेस में जो पिछले 2 सालों में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, हमने लास्ट ईयर एक होम इलेक्ट्रिकल डिवीजन ल्यूमिनस का है वो परचेज किया, तो इस कारण कुछ हमारे मार्जिन्स पे प्रेशर है। बट ओवरऑल देखें आप तो जिस तरह की क्वालिटी में हम हैं, जिस तरह की प्रोडक्ट रेंज में है, जैसे आप वायर एंड केबल 88% है, जिसमें हम बिल्डिंग वायर से लेके पावर केबल, इंडस्ट्रियल केबल, स्पेशल केबल हर रेंज में है। सेम वे FMEG में भी देखेंगे तो हमारी प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है, भले अभी व्यापार का साइज थोड़ा छोटा है, बट फ्रॉम फैन, लाइटिंग प्रोडक्ट, स्विच, देन होम अप्लायंसेस, सो ईच कैटेगरी में वी आर अवेलेबल। सो हमने पिछले 2 सालों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए आप हमें अभी डेटा लेवल पे थोड़ा सा प्रेशर है या थोड़ा दिखता है, बट एज ए ग्रोइंग देखिए आप या इसीलिए पूछा था मैं आपसे। हाँ, तो अगर आप पिछले हमारे 22 साल की जर्नी देखेंगे तो हमारा बिजनेस में हर लेवल पे ग्रोथ हुआ है, EBITDA लेवल पे भी, रेवेन्यू लेवल पे भी, प्रोडक्ट रेंज में भी। सो वी आर वर्किंग वेरी नाइसली ऑन दैट फ्रंट।
So one question, sir. अभी blended utilization average approximate कितना होगा across the company capacity utilization? So in wire and cable, we are at 65% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, और ये बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि जिस तरह की वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास है, तो उसमें ये 65% इस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा माना जाता है। और हम अपने प्लांट्स का काफ़ी अच्छा यूज कर रहे हैं, और साथ में सेफ्टी और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा यूज है। ठीक है। अभी और कोई प्लान है राजेश जी? मतलब मैं श्री गोपाल जी से कुछ पूछना चाहता था, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी रिसेंटली में अगले 12 महीने में कोई जरूरत है, कोई प्लान है कैपेसिटी बढ़ाने की? यस, तो जिस तरह से हमारे वॉल्यूम्स हैं, तो उसमें क्या है, इसका एक कैपेक्स साइकिल होता है करीब 15 से 18 महीने का। तो यानी कि कोई भी अगर आपको नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऑलरेडी हम उस पर काम कर रहे हैं, और जो जिस तरह की एडिशनल डिमांड या जो इंडस्ट्री ग्रोथ के प्लान होते हैं, उसको मीट करने के लिए कैपेक्स प्लान हमारा रेगुलर रहता है। और हम अभी सिलवासा और वाघोडिया दोनों जगह हमारे कैपेक्स के साथ आ रहे हैं, नए प्लांट के साथ आ रहे हैं, और उस पर काम चालू है। और सर नॉर्मली ये जो प्लांट्स है वो कितने महीनों में कंस्ट्रक्ट होकर रेडी हो जाते हैं? करीब 12 से 18 महीना लगता है, बट फेज वाइज प्रोडक्शन बढ़ता है। एक इनिशियल फेज में टाइम लगता है, बट उसके बाद हम मॉड्यूलर लेवल पे हम वी कैन कीप एक्सपांडिंग कैपेसिटी ऑन ईच क्वार्टर। तो ये 12 से 18 महीने की जर्नी है। अगला अगला वॉल्यूम यानी कैपेसिटी की वजह से अगला वॉल्यूम जो पिकर होगा वो बेसिकली लगभग 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के बाद ही आएगा? नहीं, सितंबर 24 से हमारा प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, बट जो ऑलरेडी हमने जो कैपेक्स किया था मार्च 23 में, तो वो मेरे पास कैपेसिटी अवेलेबल है अभी। अच्छा, ओके, वो तो अभी रैंप अप हो रहा होगा, तो ये 2023 में उसका असर तो दिखता ही जाएगा। यस सर। ठीक है सर। सर श्री गोपाल जी, एक क्वेश्चन, क्योंकि आपने ये बहुत सालों की मेहनत से ये पूरा अचीव किया होगा, डीलर्स पूरे इंडिया में, फिर अगेन एक्सपोर्ट मार्केट में आपने अपॉइंट किए होंगे, रिटेलर्स अपॉइंट किए होंगे। अभी सर आप डीलर्स और रिटेलर्स दोनों लेवल पे अभी क्या स्ट्रैटेजी है? हम पैन इंडिया में पर्टिकुलर ज्योग्राफी है जहां पे आप और एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, अभी आपके हिसाब से आप कहाँ जाना चाह रहे हैं और अभी कहाँ पे हैं दोनों में, डीलर नेटवर्क पे और रिटेलर नेटवर्क पे? देखिए, जब हमने शुरू किया ना, कोई कंपनी जब शुरू करते हैं बहुत छोटी होती है, तो पहले एक स्टेट किया, फिर 2 स्टेट किया, और लगभग आने 17-18 साल में हमने 6 स्टेट में अपनी एक काफी पकड़ मजबूत की। हम लोग हमारे इंटरनल हमारा लैंग्वेज है कि दैट हाउ मेनी विनिंग स्टेट वी हैव। तो हमारे 6 स्टेट थे, अभी हमारे 11 स्टेट विनिंग स्टेट का हमने इंटरनल परिभाषा जो दिया है कि जहाँ हमारा मार्केट शेयर 9% के ऊपर है, हमारा विनिंग स्टेट हो गया। तो अभी हमारे बाकी स्टेट बाकी है। तो जैसे हम देखेंगे तो हम लोग वेस्ट में काफी स्ट्रांग है, नॉर्थ में स्ट्रांग है, अभी हमारा ईस्ट और साउथ फोकस, साउथ में लेकिन हमारा अगर देखेंगे तो केरला हमारा काफी स्ट्रांग है, या तमिलनाडु को हमने 2 भागों में बांटा के रखा है। जो चेन्नई और पांडुचेरी वो Tier 1 करते हैं, जो Tier 2 एरिया, जो मदुरई से लेके कोयम्बटूर या त्रिची एरिया, वहाँ हम लोग काफी स्ट्रांग है। तो केरला और Tier 2 में स्ट्रांग है। तो बाकी के जो स्टेट है सारे कवर कर रहे हैं। वैसे अगर ग्लोबली देखेंगे तो ग्लोबली हम एवरी क्वार्टर एक से एक कंट्री हम लोग उसको ऐड करते जा रहे हैं। तो दोनों इसी आपके 2 ही तरीका, ज्योग्राफिकल एक्सपांशन और प्रोडक्ट एक्सपांशन। तो इसका सब बिल्कुल सही, उसमें पूरा फोकस है। तो उस हिसाब से हमारे आप देखेंगे तो हमारा ASP कॉस्ट भी, जो मार्केटिंग कॉस्ट भी आप देखेंगे तो पूरी इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि वी वांट टू ग्रो फास्ट। और हमने हमारा रिकॉर्ड देखिए पीछे का, जैसे सबने बताया आपको लास्ट 2 साल का हमारी ग्रोथ क्या रही है, उसके पहले की ग्रोथ रही है, तो उस हिसाब से हमारा तो एक्सपेंडिचर हाई है, सो इट विल कम डाउन ग्रेजुअली। एब्सोल्युटली, अभी ग्रोथ का टाइम है, मार्केट पूरा है कैप्चर करने के लिए, सो मार्केटिंग कॉस्ट का तो एक अज्यूम्ड ही रहेगा। सर राजेश जी, आपके पास वापस आ रहा हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छा है, मतलब एट पार विद द इंडस्ट्री, ग्रोइंग कंपनी है, कैपेक्स भी कर रहे हैं। अगर उस लिहाज से देखें तो कंपनी बहुत अच्छे से ROE मेंटेन कर रही है। कोई सा कारण या सीक्रेट रेसिपी प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स को। नहीं, इसमें एक ही कारण है कि हम अपना सिस्टम्स का और सभी MIS सिस्टम्स का अच्छा यूज करके, हमारे वर्किंग कैपिटल का बहुत अच्छा यूज है, साथ में मशीन्स जो है लेटेस्ट इन द इंडस्ट्री, बहुत इंटरनेशनल मशीनरीज है, उनका बहुत अच्छा यूज करते हैं, और हाईएस्ट एफिशिएंसी पे काम करते हैं। इसलिए हम बेटर वे में यूज कर पा रहे हैं हमारी वर्किंग कैपिटल को भी, और टोटल ROC ROE को अच्छे तरह से हम यूज कर पा रहे हैं। तो हमारा फोकस हमेशा से रहता है कि हम किस तरह से अपनी क्वालिटी के साथ और एफिशिएंट कंट्रोल के साथ हमारे ऑपरेशंस को चलाएं, जिससे कि हम बेटर रिटर्न्स दे सकें। राइट सर। और आपके इंडस्ट्री में आई एम आस्किंग, मतलब मैं उस तरह से पूछ रहा हूँ कि हमारे व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से अभी जो हमने फ्लक्चुएशन वोलेटिलिटी बाहर के मार्केट्स में देखी है, आपके इनपुट कॉस्ट में क्या क्या मेजर चीज आती है?
हमारा सबसे मेजर जो रॉ मटेरियल है कॉपर और एल्यूमिनियम होता है, और जो कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से गवर्न होता है। बेस प्राइस जो होती है वो इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से चेंज होती रहती है। बट यहाँ अच्छी पार्ट ये है कि ये हमारे कॉस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन साथ में ये भी होता है कि जब भी हमारे लागत में प्लस या माइनस 3% का वेरिएशन होता है, तो हम हमारी लिस्ट प्राइस को चेंज करते हैं, और जिससे कि उसका इम्पैक्ट हम कंज्यूमर को पास ऑन कर पाएँ। और ये इसी स्ट्रेटेजी पे हम काम करते हुए वी आर ऑलवेज एबल टू पास ऑन द प्राइसेस टू आवर कंज्यूमर्स। ठीक है सर। और लार्जली राजेश जी प्राइसिंग पावर मेंटेन कर पाते हैं बिकॉज यूर अ ब्रांड लाइक आपने लास्ट बिकॉज हमने 2020 से मार्केट में काफी इवोल्यूशन देखा है, तो प्राइसिंग पैटर्न अभी मार्केट का कैसा दिख रहा है? नहीं, मार्केट तो हमेशा देखिए कंपटीशन भी रहता ही है, लेकिन यहाँ पे हर ब्रांड अपनी अपनी प्रोडक्ट्स पे अपनी अपनी स्ट्रेंथ पे काम करता है। और अगर हम जब आरआर काबिल की बात करते हैं, और जैसा ऑलरेडी आप देखेंगे हमने जिस तरह से ग्रोथ की है, उसका सबसे बड़ा बेस है हमारी क्वालिटी, सुरक्षा पे ध्यान, और हमारा कंज्यूमर का हम पे विश्वास। तो इसी को लेते हुए हम प्राइसिंग भी एट पार जो मार्केट में जो कंपटीशन लेवल रहता है उसके साथ चलते हैं, पर हमारा बड़ा फोकस रहता है कि हम अपनी रीच कैसे बढ़ाएं और सुरक्षा और क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पे कैसे ध्यान दें। ओके श्री गोपाल जी, मेरे आखिरी एक दो क्वेश्चन में से एक, अभी हम आपके हिसाब से एक्सपोर्ट मार्केट अभी कैसे दिख रहे हैं आपको? आप कर अच्छा रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट जहां 2 साल पहले थे वापस अच्छे रिवाइव कर गए, अच्छा डिमांड आ रहा है, अभी एक्सपोर्ट मार्केट्स में कहाँ बेसिकली आपको ओवरऑल कमेंट्री कैसे दिख रही है? एक्सपोर्ट डोमेस्टिक दोनों में ग्रोथ अच्छी दिखती है, और हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है सर, वी आर नॉट पार्ट ऑफ चाइना प्लस स्ट्रेटेजी। हमने हमारा खुद का ब्रांड क्रिएट किया है, तो वी हैव क्रिएट अ पुल फैक्टर हमारे पास। इसलिए हमारा देखेंगे तो हमारा जिस तरह से हमारा डोमेस्टिक ग्रोथ हुआ है, तो अपना 1999 से या 2001 से जब से हमने एक्सपोर्ट चालू किया, तो हमारा ग्रोथ सस्टेनेबल है, मेंटेन्ड है। इसलिए हमारे को ग्रोथ हमारा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमने खुद का ब्रांड क्रिएट किया है। हमारा पुल फैक्टर आप देखेंगे तो कई सारे देशों में हमारा एक पर्टिकुलर कैटेगरी में मार्केट शेयर भी तो इट्स वेरी रिस्पेक्टेबल। जो कुछ मार्केट शेयर तो ऐसा है कि जो हम इंडिया में भी नहीं कर पाए, जो वहाँ कर पाए, क्योंकि वहाँ एक अच्छी चीज और है कि वहाँ पे आपकी सर्विस की, आपकी क्वालिटी की, आपका इट्स मच मोर वैल्यूएबल। सो देयर ट्रस्ट फैक्टर जो वहाँ पे और यहाँ पे बहुत फर्क है। वहाँ पे 100, वहाँ पे सच की बुनियाद पे यार चलता है, यहाँ आवाज की बुनियाद पे यार चल जाता है, उतना फर्क है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक क्वेश्चन पूछा था सर, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, हम जो कैटेगरीज में देख रहे हैं अभी, कोई ऐसी पर्टिकुलर कैटेगरी जो आप जहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हैं? जैसे से आइटम बढ़ेगी, प्रोडक्ट रेंज बढ़ेगी ना, रेंज क्यों क्या होता है, इसमें रेंज बहुत बड़ी होती है ना, तो जैसे से रेंज बढ़ेगी उस हर कैटेगरी में ग्रोथ है सर, डिमांड है। अच्छा, मेरा आखिरी क्वेश्चन, मैं ये सोच रहा था, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी ये समझने में बहुत अच्छा लगेगा कि ऐसी कंपनी जिसने अपना ब्रांड बना लिया है, रिटेलर्स का बहुत अच्छा नेटवर्क सेटअप कर लिया है, डीलर्स का बहुत अच्छा नेटवर्क सेटअप कर लिया है, पैन इंडिया प्लेयर है, साउथ ईस्ट में और एक्सपैंड करते जाएंगे, बट पैन इंडिया प्लेयर है, एक्सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, रेंज बहुत बड़ी हो गई है, रिटर्न इक्विटी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ बहुत शानदार चल रहा है। सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी यूएसपी क्या है? क्या आप बेसिकली बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस पे सेल कर रहे हैं, या फिर आप एक अच्छी क्वालिटी जो कि जरूरी है वैसे भी, उसको आप फिर भी एक अच्छे प्राइस पे सेल कर पा रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है सर? हमारा एडवांटेज क्या है बेसिकली कि एक बात फिक्स है सर, आपको अगर आप मार्केट में पता करेंगे तो हो जाएगा कि अगर क्वालिटी अगर सबसे अच्छी किसकी है, तो आपको कोई भी बोलेगा कि आरआर एक सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि हमारा मानना है कि इसमें सेफ्टी जो है ना, ये बहुत कंसर्न है, और तो हमने इसमें हमारी सेफ्टी को बहुत फोकस कर गया, तो मार्केट में रिस्पेक्ट हमारे लिए क्वालिटी के लिए बहुत है। इसलिए आप देखिए हमारा पुल फैक्टर धीरे धीरे एरिया वाइज, कैटेगरी वाइज हमारा पुल फैक्टर हमेशा बढ़ते जा रहा है। तो लोगों को एक चीज हमने क्या होता है, दो चीज़ है सर, और ये जर्नी जो पूरे बिजनेस की आज है और कल आगे चल के क्या होना, कल आज और कल की बात करें तो पहले क्या था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज हुआ, ऑर्गेनाइज से ब्रांड हुआ, ब्रांड के बाद अभी जो नेक्स्ट जर्नी है, जो मेरा खुद का इंडिविजुअल मानना है, तो शायद आप भी उससे एग्री करेंगे कि अब जो नेक्स्ट जर्नी है वो ब्रांड से ट्रस्टेड ब्रांड की है। तो ब्रांड से ट्रस्टेड ब्रांड की जर्नी इतनी ईजी नहीं है सर। वो पहले की जर्नी आपने यू कुड हैव स्पेंड सम मनी, क्रिएटेड ब्रांड, सब कुछ हो गया।
लेकिन ब्रांड टू जो ट्रस्टेड ब्रांड की जर्नी है मोस्ट डिफिकल्ट, यानी एक धागे के ऊपर आपको चलना है, तो इतनी आपको परीक्षा देनी है। तो उस परीक्षा में हम लोग बिल्कुल तैयारी है और हमारा पूरा फोकस है लॉयल्टी टू लीगेसी। अगर हमारा सारा इलेक्ट्रिशियन का प्रोग्राम देखिए, जो आज पूरे इलेक्ट्रिशियन आप देखें तो पूरे इंडिया में जो हाईएस्ट अगर इलेक्ट्रिशियन किसी के पास रजिस्टर्ड है, चाहे किसी भी कैटेगरी में देख लिया आप, चाहे पेंटर कैटेगरी में देखिए आप, चाहे अपना ये कारपेंटर कैटेगरी में देखिए, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिशियन जो अपना डाटा है इस वो सबसे हाईएस्ट पूरी कैटेगरी में। हमारा फोकस जो आप देखिए ना कि इंटायर मॉडल ऑफ बिजनेस और सस्टेनेबिलिटी है, पूरा जो अपना ESG का सस्टेनेबल इंटायर मॉडल ऑफ बिजनेस इज फुली सस्टेनेबल। आई थिंक इससे काफी कॉन्फिडेंस आएगा व्यूअर्स को। सर श्री गोपाल जी, राजेश जी, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके IPO के लिए और फिर उसके बाद एक सक्सेसफुल लिस्टेड जर्नी के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग ऑन आवर शो। Thank you very much. Yeah. And dear viewers, with that, it's a wrap on our conversation. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.